तीसरा। देखो बेटा, बातों को समझना जरा कि अब एक पॉइंट आएगा। पॉइंट क्या होता है कि एक तरीके से अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है ये समझना जरूरी हो जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, जैसा भी हम लास्ट क्लास के अंदर कर रहे थे ना, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, हमने बात करी प्रपोज डिविडेंड की, हमने बात करी इंटरिम डिविडेंड की। अब हम बात करें कि अगर इन डिविडेंड की इंफॉर्मेशन के साथ अगर हमें अनक्लेम्ड डिविडेंड मिल जाता है, क्या मिल जाता है? अगर हमें मिल जाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो हम अनक्लेम्ड डिविडेंड को कैसे ट्रीट करने वाले हैं? देखो पहले अनक्लेम्ड डिविडेंड का मीनिंग समझ लेना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि वो डिविडेंड जो अभी तक शेयर होल्डर ने क्लेम करा नहीं है। मतलब कंपनी तो मार्केट में आई है देने के लिए, कंपनी ने बोला ले लो ले लो ले लो ले लो डिविडेंड ले लो डिविडेंड ले लो, बोल रही है डिविडेंड देने के लिए, बट लोग ही डिमांड नहीं कर रहे। बट कंपनी जानती है ना कि अपना पैसा कोई छोड़ता तो है नहीं, कभी ना कभी शेयर होल्डर डिविडेंड मांगेंगे, कभी ना कभी डिविडेंड देना तो पड़ेगा ही। तो कंपनी अनक्लेम्ड डिविडेंड को अपनी लायबिलिटी मान के रिकॉर्ड कर लेती है। और क्योंकि लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, विद इन 12 मंथ कंपनी को पे करना होता है, लोग मांग ही लेते हैं डिविडेंड, क्योंकि अपना पैसा छोड़ेगा कौन, आए ना। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस डिविडेंड को करंट लायबिलिटी मान के अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी की हेडिंग आती है, वहां पर कंपनी क्या करती है मेरे बेटे जी, उस डिविडेंड को शो कर देती है, अनक्लेम डिविडेंड। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी जाएगी, उस बैलेंस शीट के अंदर अगर तुम्हें अनक्लेम डिविडेंड मिलेगा, तो तुम्हें कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है? तो याद रखना, ट्रीटमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, वो क्या है? प्रिपेयर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। जोर से बोलो, प्रिपेयर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। और पता है क्या है, इतना आसान अकाउंट है, इतना आसान अकाउंट है, इतना आसान अकाउंट है, बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह बनता है, ये मान के चलो आप। क्या बनता है मेरे बेटे जी? बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह। अब फटाफट से देखना, ये देखियो, मैंने ऑलरेडी वैसे प्रिपेयर करा हुआ, आप सभी को नजर आ रहा होगा। ये देखो, तुम्हारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें डेटा दे रखा है, एक करंट ईयर का और एक दे रखा है तुम्हें प्रीवियस ईयर का, ये मैंने आपको पहले बता रखा था, ठीक है ना। बताइए, ये आपको दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और मैंने बताया था ये 10%, ये प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कौन सा डिविडेंड होता है मेरे बेटा जी? प्रपोज डिविडेंड होता है, ये इंट्रीम नहीं है। और प्रपोज में करंट ईयर को क्या कर देते हैं? इग्नोर, और किसको लपकते पकड़ते हैं? प्रीवियस ईयर को पकड़ते हैं। तो बताओ ना, आपका डिविडेंड कितना बैठेगा मेरे बेटा जी? कंपनी को पे करना था प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, बोलो आइए ना, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए, जो कि मतलब पे करना था 40,000 रुपए। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे करंट लायबिलिटी में अनक्लेम डिविडेंड दे रखा है कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। मतलब ओपनिंग कितना है? 0 अनक्लेम डिविडेंड, और क्लोजिंग कितना है? 10,000 रुपए। अब जरा देखना अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट कैसे बनता है। देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट पहले से आपके लिए प्री प्लान करके पहले से ही रेडी करा हुआ है, नजर आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, अनक्लेम डिविडेंड क्या होती है बेटा? हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ ये ना। अब इधर देखना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो आता है प्रीवियस ईयर से, वो कहाँ आएगा मेरे बेटे जी? यहाँ पर, जो कि हमें 0 गिवन है। और क्लोजिंग कितना गिवन है इसका? 10,000 रुपए। बोलो हाँ ये ना। तो बीडी इधर, सीडी इधर। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, जब तुम पे करोगे डिविडेंड, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे मेरे बच्चा? पार्टी डेबिट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये तुमने कर दिया टू बैंक, जितना भी तुमने पे करा। अभी हम अमाउंट की बात नहीं करने वाले मेरे बेटा जी, ये 30,000 रुपए कैसे आए हैं। बात क्लियर हो गई? अभी भाड़ में जाते हो 30,000 रुपए को। यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तुम्हारा कितना डिविडेंड ड्यू हुआ, तुम्हें कितना डिविडेंड पे करना है। और आप सभी जानते हो कि करेंटर के डिविडेंड करेंटर में पे नहीं करते, अगले साल पे करेंगे। हम इस साल कौन सा डिविडेंड पे करेंगे? प्रीवियस ईयर का। बोलो हाँ ये ना, प्रीवियस ईयर का पे करने वाले। तो यहाँ पर जो तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, वो कितनी क्रिएट हुई? 40,000 की क्रिएट हुई। तो पीएनएल के अंदर तुमने कितना भेजा होगा मेरे बेटे जी? 40,000 रुपीज भेजोगे, जो तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, जो तुम्हें प्रॉफिट से पे करना है। बोलो हाँ ये ना, कि तुम्हें अपने प्रॉफिट से कितना निकाल के देना है? 40,000 रुपए मार्केट में बांटने हैं। बोलो हाँ ये ना। अब ये देखो, ये 40,000 तुम्हारे ड्यू हो गए, तुम्हें पे करने हैं। यहाँ से 10 हटाओगे तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा तुम्हारा बैलेंस शीट फिगर? 40 में से 10 गए तो निकल गया तुम्हारा क्या? 30,000 रुपए। कहने का मतलब क्या है, कंपनी लेकर आई थी 40,000 रुपए, 10 अभी लोगों ने मांगे नहीं, तो कितने लिए होंगे लोगों ने? खाली 30 लिए होंगे, 30 ही बटे हैं। अब कॉमन सेंस लगाना, तुम्हारी जेब से पैसा कितना गया मेरे बेटे जी? 30,000 रुपए तुम्हारी जेब से गए हैं। तो ऑब्वियस बात है, पैसा लेना फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग। तो तुम्हारी जैसे पैसा कितना गया? 30। तो तुम फाइनेंसिंग में से माइनस करोगे खाली कितने? 30 माइनस करोगे, क्योंकि पैसा 30 गया है। जबकि ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट में से आपने माइनस कितना कर रखा ऑलरेडी? 40 आपने माइनस कर रखा होगा। पैसा 40 नहीं गया, लेकिन ऑपरेटिंग में से, प्रॉफिट में से कितना माइनस है? 40। तो ऑपरेटिंग में कितना ऐड करोगे?
40 ऐड करोगे। ऑपरेटिंग में होगा 40, फाइनेंसिंग में होगा 30। क्यों? पैसा गया है 30, 30 माइनस होगा, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट में फर्क 40 पड़ा हुआ था तो ऐड होगा 40। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सिमिलरली मैं इसी बात को देखो आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या करा, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन बढ़ा दी। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया मैंने। आपको मैंने पहले बताया था करेंट का इग्नोर माने प्रीवियस का पकड़ना है। तो 4 लाख का 10% कितना, 40,000 ही आपके ऊपर ड्यू होगा। तो ये देखो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट क्या होता है बेटा जी, हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, क्रेडिट जिसका नीचे क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। तो यहाँ दिखा देंगे ओपनिंग कितना दर का बेटा 7, और क्लोजिंग कितना दर का मेरे बेटा जी 10। हमारे ऊपर कितना ड्यू हुआ मामला, 4 लाख का 10%, यानी कि 40,000 ड्यू हुआ। इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, यहां पर आपकी अमाउंट निकल के बाहर आ गई 37,000 रुपीज, विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या है बेटा ये आपकी बैलेंसिंग फिगर? बोलो हाँ या ना। बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा, बताया मैंने आपको। जितना पे करा फाइनेंसिंग में से माइनस, फाइनेंसिंग में से माइनस, लेकिन प्रॉफिट में से ऑलरेडी कितना माइनस था, 40। तो प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग में प्लस करोगे 40, ऑपरेटिंग में 40 प्लस, फाइनेंसिंग में 37 माइनस, जितना पैसा गया है। आप इस तरीके से समझ लो, एक तरीके से इतनी लायबिलिटी पहले की थी, इतनी लायबिलिटी और क्रिएट हुई, इतनी बच रही है, मतलब इतनी आपने पे करी। बात क्लियर हो गई? इतनी पे करी, इतनी बची। इस तरीके से समझ लीजिए कहानी को, ठीक है। ये मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, नॉर्मल नोट्स है। अब देखो बात आती है डिविडेंड रिसीव की। वैसे ये इतना खास ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन बना के कर दिया। डिविडेंड रिसीव कब होता है, जब अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट दो जगह कर रहे हो, अगर तुम डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, और अगर तुम कंपनी के डिविडेंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो याद रखना तुम्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिलेगा या तुम्हें रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा। बात क्लियर हो गई? वैसे मैं आपको बता के चलूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा होता ना कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करी है, तो आप मान लेना आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी है जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि डिविडेंड। सुन लो, दोबारा बोल देता हूँ, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है बट ये नहीं बता रहा कि आपने इन्वेस्टमेंट करी कहां पर है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है या शेयर्स के अलावा कहीं और करी है, बात क्लियर हो गई? तो आप मान लेना कि आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करी है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना कि डिविडेंड। डिविडेंड तब तक मत मानना जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं, क्योंकि डिविडेंड में झोल ज्यादा आ जाते हैं, जबकि इंटरेस्ट वगैरह में ज्यादा झोल नहीं आते, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिंपल होता है मेरे बेटा जी, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ड्रामा नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट के अंदर क्यों भैया, आपने जितना इन्वेस्टमेंट करा उतनी इन्वेस्टमेंट में उतना इंटरेस्ट मिलेगा, उतने समय का मिलेगा। इंटरेस्ट समय के अकॉर्डिंग निकलता है, डिविडेंड समय के अकॉर्डिंग नहीं निकलता। क्लियर है ये नहीं है? जितना डिविडेंड होगा, जितना शेयर होगा, उसके ऊपर उतना टका लग जाएगा विदाउट टाइम कैलकुलेशन। टाइम की कैलकुलेशन डिविडेंड में आ सकती है एक जगह, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, बट वो तुम्हारे लेवल पे अप्लाई नहीं होता। डिविडेंड रिसीव में बहुत गहराइयां हैं, बहुत गहराइयां हैं, बट इतनी गहराइयां आती नहीं है। इवन मैं बताऊं आपको, डिविडेंड रिसीव का कॉन्सेप्ट भी बहुत कम आता है। अगर आता भी है ना डिविडेंड रिसीव का कॉन्सेप्ट तुम्हारे 12th के लेवल पे, तो सीधा सीधा आ जाता है, सीधा सीधा, ज्यादा गहराइयों में नहीं कुदाया जाता आपको। बात क्लियर हो गई? फिर भी मैंने ऊपर ऊपर की मलाई मलाई के क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो देख लो एक बार क्या लिखा है। आपको इन्वेस्टमेंट कहां मिलेगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, नॉन करंट एसेट के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और देखो मैंने लिखा भी है कि 10%। अभी 10% पता क्या है, या तो ये रेट ऑफ डिविडेंड है, मतलब 10% या तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, या 10% तुम्हें क्या मिलेगा मेरे बेटा जी, इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल है कि अगर शेयर्स में पैसा लगाया है तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, और अगर तुमने डिबेंचर वगैरह में, लोन वगैरह में पैसा लगाया है, मतलब ऐसी जगह पैसा लगाया जहां तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा है, आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है एबीएसएस लिमिटेड के, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। और आपको पता है ना कंपनी करंट ईयर का अगले साल पे करेगी, इस साल पे करेगी प्रीवियस ईयर का, सेम कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस साल मिलेगा, इस साल का अगले साल मिलेगा, ऐसे ही है ना। तो तुमको क्या देखना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर। तो 4 लाख का 10%, 40,000 रुपए का इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा। पैसा लगाना इन्वेस्टिंग, पैसा लगाना इन्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग। बट ये जो डिविडेंड मिला होगा ये ऑलरेडी आपने इनकम मान के प्रॉफिट में, पीएनएल में, ऑपरेटिंग में, याद है ना,
प्रॉफिट में ऐड कर दिया, यानी कि पीएनएल में ऐड कर दिया, यानी कि ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया। तो जो चीज ऐड होनी थी इन्वेस्टिंग में वो ऐड हो गई ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में क्या करोगे माइनस, और इन्वेस्टिंग में क्या करोगे प्लस। ये बात क्लियर होती है। फिर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया, थोड़ा और गहराइयों में कूद गए, जबकि यहाँ गहराई इतनी है नहीं, सिंपल वही ड्रामा कि 10% नॉन इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है। आपने पहले इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी थी, देखो 4 लाख की, और बाद में कितने हो गए 7। आपने पहले 4 लाख लगा रखे थे शेयर्स में, फिर 7 लाख, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट और खरीदोगे, मतलब पैसा और लगाओगे। तो 4 लाख पहले का था, 3 लाख और लगाया, तो कितना हो गया मेरे बच्चे, 7 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये देखो मेरे बच्चे, हुआ क्या, 4 लाख पहले थे, 7 लाख बाद में हो गए। और कह रहे 1 नवंबर को, देखो लिखा भी है यहाँ पे, देख लेना, 1 नवंबर 18 को आपने और फर्दर इन्वेस्टमेंट लगाई है, ये बोला हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 लाख इन्वेस्टमेंट और लगाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस डेट तक तो चला 4 लाख की इन्वेस्टमेंट, इस डेट के बाद चली हमारी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं करना, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी है। इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। खरीदने से पैसा जाएगा, क्या कर दोगे माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन तुम्हें इसके ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड। और कौन सा मिलेगा डिविडेंड, प्रीवियस ईयर वाला। करेंट ईयर वाला तो मिलने ही है, वो तो अगले साल मिलेगा। तो 4 लाख का सीधा, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है कि कितने समय तक कितनी इन्वेस्टमेंट रही। इंटरेस्ट में ड्रामा क्रिएट होगा, यहाँ कोई ड्रामा नहीं है। सीधा कंपनी देगी प्रीवियस ईयर का, अपने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का। 4 लाख का 10%, 40,000 का डिविडेंड आने वाला है, बात खत्म। क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, बोलो 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 बोलो। फाइनेंसिंग में, सॉरी इन्वेस्टिंग में ऐड, ऑपरेटिंग से लेस, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इतनी सी बात है मेरे बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी वीडियो के अंदर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव। अब देखो तुम्हें डिविडेंड पेड का पता लग जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी ऐसी बात है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है पहले से, जिसमें मुझे ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पढ़ो, आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट लेना है या देना है। अभी पहले इंटरेस्ट पे की बात करेंगे। बताओ इंटरेस्ट पे कब करना पड़ता है, जब हम किसी से उधार लेते हैं। उधार कौन सा उधार, जैसे डिबेंचर दिया, पैसा लिया, तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर लोन दिया, सॉरी डिबेंचर, लोन के थ्रू पैसा लिया, तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर ही नहीं है? तो ऑब्वियस बात है, उधार लेना कौन सी एक्टिविटी मेरे बच्चे, फाइनेंसिंग। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग, सिंपल है। देखिए ट्रीटमेंट डिविडेंड पेड की तरह है बिल्कुल, फाइनेंसिंग में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। सिंपल, डिविडेंड पेड ऐसी इंटरेस्ट पेड, सेम ट्रीटमेंट है, बस कैलकुलेशन में झोल है। वहां प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम का एक झोल होता था, या सिंपल झोल है। आता है तुम्हें, ऑलरेडी आता है, नया कुछ नहीं है। पढ़ो बैलेंस शीट के अंदर, देखो डिबेंचर कहाँ मिलेगा, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग बोरिंग डिबेंचर दिया जाता है। आपके डिबेंचर पहले कितने थे प्रीवियस ईयर में, 7 लाख, और अभी भी कितने हैं 7 लाख। यानी कि उधारी 7 लाख पहले थी, और अभी भी उधारी 7 लाख है, ना बढ़ी ना घटी, कुछ भी नहीं हुआ। उधारी कांस्टेंट है, बरकरार है, एक ही रिदम में चल रही है उधारी, 7 लाख 7 लाख की बात क्लियर हो गई। अब इधर देखना जरा, सीधी कैलकुलेशन यहां पे देखो, इकतीस मार्च 18, 31 मार्च 19, कितना है 7 7, कितने टका 9% डिवेंचर। बात क्लियर हो गई? मैंने क्या बोला, डिवेंचर के जो आप उधार लेते हो ना, पहले भी उधार 7 था और अभी उधार 7 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पूरे 12 महीने उधार कितना रहा, 7 ही तो रहा। तो यानी कि अगर जो जितना उधार रहा, उतने उधार पे उतने समय का ब्याज दूंगा, है ना, सीधा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 7 लाख का सीधा 9%, कितने महीने का बोला, 12 महीने का। तुम 12/12 करो या 12/12 मत करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना हो गया बोलिए, 63,000 रुपीज आ गया। बात क्लियर हो गई? तो क्या होगा बोलिए, उधार लेना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग।
तो फाइनेंसिंग में क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा, और ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे प्लस, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना एक खर्चा है, खर्चे को तुमने प्रॉफिट में से, पीएनएल में से, यानी कि ऑपरेटिंग में से माइनस कर दिया होगा। तो जो चीज माइनस होनी थी फाइनेंसिंग में वो माइनस हो गई है ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग में कर दो प्लस, फाइनेंसिंग में कर दो माइनस। ठीक है, अब इधर देखो, सिचुएशन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को। देखो क्या लिखा है, वही सेम, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 9% डिबेंचर। बस अब ये देखो, लायबिलिटी प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखो, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर। पहले लायबिलिटी 4 लाख की थी, अब लायबिलिटी 7 लाख की है, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी कब बढ़ेगी, उधारी कब बढ़ेगी, जब उधारी और लेंगे, उधारी और लेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? सवाल है उधारी ली कब है, पढ़ो जरा। लिखा है उधारी ली है, डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, पैसा लिया है, कब लिया है 1 सितंबर 18 को। आओ आओ ना, पढ़े। पहले उधारी थी 4 लाख की, फिर उधारी हो गई 7 लाख की, ये हो गया 31 मार्च 18, ये हो गया 31 मार्च 19। आ जाओ, क्या लिखा है, लायबिलिटी कब बढ़ी 1 सितंबर 18 को। अब इधर देखना जरा, 9% डिबेंचर थी लायबिलिटी, 9% डिबेंचर। देखो बातों को समझना, क्या कितनी बड़ी उधारी 3 लाख की, 4 लाख की थी, 3 लाख की उधारी बढ़ी, 7 लाख की उधारी हो गई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये देखो यहां से यहां तक, इधर देखना जरा, ये अप्रैल, मार्च तो खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर काउंट मत करना, 5 महीने, ये बैठ गए 5 महीने। 5 महीने तक उधारी कितनी रही 4 लाख की, तो ये कितने महीने बैठे, 12 में से 5 गए, 7 महीने। सितंबर, सितंबर यहाँ आ रहा है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गए 7 महीने। तो यहाँ 1 सितंबर के बाद मार्केट में उधारी होगी हमारी 7 लाख की। ये डिविडेंड नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ये डिविडेंड नहीं है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना पे करना बनता है, 4 लाख पे 9%, 5 महीने का, जमा 7 लाख पे 9%, 7 महीने का। जितनी उधारी जितने समय तक रही, उतनी उधारी पे उतने समय का ब्याज दे देना, बस, और कुछ नहीं है। सर डिविडेंड में तो नहीं करते थे आप ऐसा, तो बोला तो था डिविडेंड टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, फ्लैट चलता, फ्लैट फ्लैट, समझ गए? इंटरेस्ट चलता है टाइम के अकॉर्डिंग। लगाओ, 4 लाख का 9% इंटू 5/12, ये बैठ गया इंटरेस्ट कितना 15,000। फिर बैठा तुम्हारा कितना 7 लाख का 9% इंटू 7/12, ये कितना हो गया बोलिए 36,750 प्लस 15,000, 51,750। सही बात है, क्या लिखा है बोलो, इंटरेस्ट पे करना, सॉरी 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 सॉरी, फाइनेंसिंग में से सेम माइनस, और ऑपरेटिंग में प्लस। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन। पहले वाले में 7 लाख पूरे साल ना, तो 7 लाख पे रेट लग गया, या जितने समय की उधारी उतने समय के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो, अब क्या है, अब क्या है, ये तो अभी, ये तो सेम क्वेश्चन छप गया आपसे, गलती कर दी क्या, ना गलती ना करी बेटा। हुआ क्या है देखो, अब पहले उधारी 4 लाख की थी, अभी 7 लाख की, और उधारी बढ़ तो रही है, 4 की से 7 हो रही, उधारी बढ़ तो रही है 3 लाख की। बड़े 3 लाख की उधारी बड़ी कब है, ये नहीं पता। 3 लाख की उधारी बड़ी कब है, ये
नहीं पता। जैसे पहले क्वेश्चन में तो गिवन थी ना, मतलब उधारी कब ली है, उधारी डिबेंचर कब इशू करा, डेट दे रखी थी, या डेट मेंशन नहीं है। तो टीचर नॉर्मली तुम्हें पता क्या कहते हैं, बेटा जब कुछ ना पता हो, ऐसे कहते हैं, बेटा जब कुछ ना पता हो ओपनिंग पे लगा देना, ऐसा नहीं। गलत गलत के बम बोले नाना जी के कंट्रोल। लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक की देखो, देखना। लॉजिक की बात करेंगे, हम पे 3 अजम्पशन होती है एक्चुअल में। भाई हमें इतना पता है कि हमारी उधारी 4 से 7 हो रही है, मतलब 3 लाख की उधारी बढ़ तो रही है। अभी उधारी 3 लाख की बढ़ी कब, मतलब हमने डिबेंचर तो दिया, उधार लिया 3 लाख का, लेकिन लिया कब, डेट नहीं पता। जब हमें डेट नहीं पता होती ना मेरे बेटा, तो हम पे 3 अजम्पशन होती है। या तो हम ये मान लें कि हमने बिगिनिंग में लिया है, हाँ या ना, बिगिनिंग में पैसा लिया है, या हम ये मान लें कि हमने मिड में लिया है पैसा, या हम ये मान लें कि हमने उधारी कब लिया है, एंड में लिया है। बिगिनिंग, मिड या एंड, हम 3 में से कोई सी सिचुएशन मान सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली ली कौन सी जाती है, नॉर्मली ये एक्सेप्टेड होती है, जो तुम्हारे टीचर्स कहते हैं या तुम्हारी बुकों में ज्यादातर जो सॉल्यूशन होता है वो एंड वाला होता है, कि हमने एंड में उधारी ली होगी। देखो, अगर मैं ये मान लूं कि मैंने उधारी ली है शुरुआत में, यानी कि शुरुआत में ही 4 लाख थे, शुरुआत में ही 3 लाख के डिबेंचर और दिए, शुरुआत में ही 7 लाख की उधारी हो गई, तो पूरे साल भर उधारी कितनी रही, 7 लाख की रही, तो ब्याज जाएगा 7 लाख पे 9% का इंटरेस्ट 12 महीने का, अगर मैं बिगिनिंग मानूंगा तो। अगर मैं मिड मान लूं तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक कितनी रही, 4 लाख की रही, फिर 3 लाख यहां हो गई इशू, फिर यहां से यहां तक कितनी रही, 7 लाख चली, ये 6 महीने ये रही, 6 महीने ये रही, तब मैं ये मानूंगा। तो 4 लाख पे 9% 6 महीने का, 7 लाख पे 9% फिर 6 महीने का, ये मान लेंगे। बिगिनिंग का क्लियर है, मिड का, एंड। एंड का मतलब क्या है, कि पूरे साल भर, पूरे साल भर 4 लाख की उधारी रही, साल के एंड में 3 लाख की उधारी ले ली, तो साल के एंड में कितना हो गया मामला, 7 लाख। ये एंड वाली असम्पशन है। तो जो असम्पशन मानोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। बात कर होगी। अब तुम्हारे टीचर क्या कहते थे, बेटा कुछ ना पता हो तो ओपनिंग पे दे देना 4 लाख पे। भैया 4 लाख पे इंटरेस्ट कब दोगे, जब उधारी 4 लाख की चलेगी पूरे साल भर। और 4 लाख की उधारी पूरे साल भर कब चलेगी, जब तुम साल के एंड में डिबेंचर इश्यू करोगे। 4 लाख पूरे साल चले, 3 लाख साल के एंड में आ रहे हैं, 3 लाख की डिबेंचर साल के एंड में, पूरे साल 4 लाख की रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली एंड मान लेते हैं। क्लियर है। बिगिनिंग मानो, मिड मानो, मानो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी बुकों में जो सोल्यूशन है, तुम्हारे टीचर या तुम्हारा सीबीएसई आईएससी बोर्ड, वो एंड को प्रमोट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग बात करूं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 4 लाख पे निकल रही है, बिगिनिंग पे निकल रही है। क्यों, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, क्योंकि हमने इशू करे डिबेंचर एट दी एंड। अभी लिख दूंगा मैं, 9%, 4 नहीं 36,000 रुपये। ट्रीटमेंट तुम्हें पता ही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। यहां पे हमने अजम्पशन क्या मानी है, वी आर अज्यूमिंग क्या, डिबेंचर्स आर issued at the end of the year। डिबेंचर हम साल के आखिर में इशू कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। अब यहां तक क्लियर है। अब यहाँ डिबेंचर दे रखा हो, लोन दे रखा हो, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट जहां जहां जाएगा वहां यही ट्रीटमेंट काम करते हैं।
डिविडेंड में टाइम नहीं आता, या टाइम के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे तो सीधी कैलकुलेशन है, जो उधारी जितने समय रही उस उधारी पे उतने समय का ब्याज दो। अगर उधारी कब ली ये नहीं बता रहा क्वेश्चन ने, तो एंड मान लेना बस। तुम्हें अगर रटना है तो एंड रट लो, अदरवाइज मान कुछ भी सकते हो। बात क्लियर हो गई। अब इंटरेस्ट पे की बात करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, जैसे इंटरेस्ट पेड, वैसे इंटरेस्ट रिसीव की बात करते हैं, वैसे इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही है। और फिर बात है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना भी इन्वेस्टिंग। तो देखो अब यहां पर भी सेम लॉजिक है, सेम इशू है। क्या कि पहले तुमने पहले 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, बाद में 7 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तुमने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट करे हैं। 4 लाख की थी, 3 लाख और इन्वेस्ट करे हैं, बट वो इन्वेस्ट कब करे हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लियर ही नहीं है। तुम्हें मान लेना, मैंने क्या बोला, तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग एट दी एंड, एट दी एंड यानी कि पूरे साल भर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी रही डिवेंचर के अंदर, 4 लाख की, साल के आखिर में 7 लाख हुए। तो जो तुम्हें 12% दिया जाएगा ना, जितना पूरे साल भर का रहा उस पर लगेगा 12%, 12 महीने का। अब 12/12 करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, 12×4 = 48, ये तुम्हारी कैलकुलेशन आएगी। इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट मिलना भी इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट मिलेगा तो इन्वेस्टिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस। ऑपरेटिंग माइनस क्यों कर दोगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है इसे इनकम मान के प्रॉफिट में, पीएनएल में ऐड कर दिया होगा, इनकी ऑपरेटिंग में ऐड है, जो कि ऐड होना चाहिए था इन्वेस्टिंग में, तो ऑपरेटिंग से क्या कर दो माइनस। बाकी 3 लाख रुपए तुमने इन्वेस्ट करे हुए हैं, वो अलग बात है, वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, वो अलग है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखो यही सेम पॉइंट मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया। पहले हमें ये नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट कब करी, तो मैंने एट दी एंड मान लिया। मान इन द बिगिनिंग भी सकते थे, मान मिड भी सकते थे, ऊपर की तरह। बट मैंने क्या बोला, तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग मान लेना कि हमने इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में करी है, तो पूरे साल 4 लाख की इन्वेस्टमेंट रही, तो एंड में 7 लाख की होगी, क्योंकि 3 लाख की और बाय कर रही। ये मान रहे, बिगिनिंग में मान सकते थे हम, बट हम एंड मान के चल रहे कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब अगर हमें ऑलरेडी बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट करी कब है, 1 नवंबर को करी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सेम पोजीशन आ गई, ऑलरेडी तुमको पता ही है। अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे तो क्लियर हो जाएगी मामला। 4 लाख, 7 लाख, ये तुम्हारा 31 मार्च 18, ये तुम्हारा 31 मार्च 19, ये 1 नवंबर 18, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट तुमने और करी है, तब जाके तुम्हारी 7 लाख बनी है। यानी कि बात की जाए तो पहले इन्वेस्टमेंट चली 4 लाख की यहां तक, फिर इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने 7 लाख की यहां से। ये कितना बैठा, 1 नवंबर है ना, ये डेट 1 नवंबर ही है, तो ये बैठा तुम्हारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये तो बैठ गया तुम्हारा 5 महीने, ये बैठ गया तुम्हारा 7 महीने। यानी कि हम ये कहेंगे कि 4 लाख हमने इन्वेस्टमेंट करी, और कितना परसेंट वाला डिवेंचर है ये, 12% वाला, देखो ये रहा, इस पे तुम्हें ब्याज 12% मिलेगा। तो 4 लाख पे 12% कितने महीने का, 7 महीने का, प्लस 7 लाख पे 12% 5 महीने। तो इंटरेस्ट इतना मिलेगा जितने समय तक उधारी रही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। 4 लाख पे 12%, 7/12, 28,000 रुपये, और 7 लाख पे 12%, 35,000 रुपये, ये हो गया तुम्हारा। तो टोटल तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 63,000 रुपीज। इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस। ये तो मैंने करवा दिया थे, 12% डिवेंचर, ये भी तो ना।
हो गया बोलो। ठीक है।